रखना बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, मान लो स्टेटर है और इसके अंदर जैसे मान लो कोई सप्लाई दे रहे हो, है ना? तो बेटा एक फ्लक्स तो कहाँ आएगा, यहाँ पर, है ना? और एक बेटा क्या है, रोटर का फ्लक्स। दुनिया की कोई भी मशीन होगी ना बेटा, उनके लिए ये मान हमेशा, अगर आपको कोई पूछे ना बेटा, ये क्वेश्चन पूछे मान को कि एक भाई आप स्टेटर में सप्लाई दोगे, तो बेटा एक स्टेटर में फ्लक्स बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल। बेटा स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स। आपको अगर पूछे बेटा कौन सी मशीन में बेटा क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर से देखना बेटा क्वेश्चन को ढंग से, समान होते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्टेटर फ्लक्स, और ये क्या है बेटा, रोटर फ्लक्स। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, मान लो स्टेटर है और इसके अंदर जैसे मान लो कोई सप्लाई दे रहे हो, है ना? तो बेटा एक फ्लक्स तो कहाँ आएगा, यहाँ पर, है ना? और एक बेटा क्या है, रोटर का फ्लक्स। दुनिया की कोई भी मशीन होगी ना बेटा, उनके लिए ये मान हमेशा बराबर होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये मान जो होगा ना, वो दुनिया की हर मशीन के लिए समान होता है। दुनिया की हर मशीन में बेटा क्या होता है, मशीन में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। बेटा ये क्या कह रहा है, ये रोटर फ्लक्स कह रहा है, रोटर की स्पीड अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ एक पॉइंट और लिख दो बेटा, लेकिन लेकिन क्या होती है बेटा, रोटर की गति अलग होती है, रोटर की गति अलग होती है, ठीक है? हाँ, कुछ याद आ गया तो मैंने बता दिया, अलग होती है। हाँ, रोटर की गति अलग होती है, रोटर का फ्लक्स कभी अलग नहीं होता है ना, चाहे आप डीसी मशीन लो, चाहे अल्टरनेटर लो, चाहे ट्रांसफार्मर लो, कुछ भी, ट्रांसफार्मर तो रोटर होता ही नहीं है ना। हाँ, चाहे बेटा इसको आप डीसी मशीन लो, चाहे आप अल्टरनेटर लो, चाहे आप डीसी मशीन लो, चाहे बेटा आप क्या ले लो, अल्टरनेटर ले लो, है ना? इन सब के अंदर बेटा स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है, चाहे छोटी मशीनें लो, ठीक है? बेटा कुछ याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम जानते हैं बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि हम अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब ईएमएफ आएगा कहाँ, जल्दी बताओ, आर्मेचर में, और अल्टरनेटर के आर्मेचर क्या है, स्थिर, कहाँ है, स्टेटर पे। सब याद हो गया, बिल्कुल। अब अल्टरनेटर पे जो ईएमएफ आएगा कब आएगा, जब फ्लक्स क्या होगा बेटा, कटेगा, क्या, समय के सापेक्ष, यानी कि ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी। अच्छा, ये भी आता है आपको, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ अल्टरनेटर की फील्ड को आपने क्या दिया था, एसी या डीसी? तो आप बोलेंगे सर अल्टरनेटर की फील्ड को हमने दिया था डीसी। क्या दिया था, डीसी। तो बेटा इससे बनने वाला एवरेज ईएमएफ भी कैसा आएगा, एवरेज आएगा, इसलिए हम कहते हैं ई एवरेज बराबर डी फाई बाई डी टी, है ना? अब जितने पोल काटेंगे उतना पी फाई हो जाएगा, है ना? और अब आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक? चलिए अब करते हैं अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल। यकीन मानिए बेटा आपको हर चीज आएगी, विद्युत वाहक बल, लेकिन आपके सिलेबस की, है ना? अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या पता है सर, अल्टरनेटर क्या होता है, एक मशीन होता है ना? ये क्या है बेटा, आपका स्टेटर है अल्टरनेटर का। अच्छा बेटा यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, अल्टरनेटर का रोटर लगा है। अच्छा, इस रोटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। इस फील्ड पे हमने कौन सी सप्लाई दी है, हमने डीसी सप्लाई दी है, ताकि इस फील्ड वाइंडिंग पे क्या हो, फिक्स प्रकार के पोल उत्पन्न हो जाए। अच्छा, ये भी आपको पता है, यहाँ स्टैंड लगा दो। जब इस पे फील्ड आएगा तो बेटा इसकी फील्ड एक्साइट होगी, इसकी फील्ड एक्साइट होगी, और रोटर पे बेटा क्या है, कंडक्टर लगे हुए हैं। जब ये कंडक्टर इस फील्ड को काटेंगे, जब ये कंडक्टर इस फील्ड को काटेंगे, तो बेटा फैराडे के नियम के अनुसार इस कंडक्टर के अंदर भी बेटा क्या उत्पन्न होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी, ठीक है? किसके अनुसार बेटा, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार। अच्छा, तो फैराडे में तो सर वो कहता है ये घूमना चाहिए। अरे तो रोटर घूम रहा है ना, रोटर को किससे घुमाओगे? तो सर रोटर को घुमाने के लिए हमारे पास क्या है, प्राइम मूवर है। क्या है, प्राइम मूवर। ये क्या है बेटा, शाफ्ट है। इस शाफ्ट के आगे टरबाइन होती है और बेटा उस टरबाइन को इस तरह से घुमाया जाता है, तो यहाँ से मेरी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो बदल के क्या बन जाती है बेटा, विद्युत ऊर्जा बन जाती है, ठीक है? विद्युत ऊर्जा बन जाती है कब, जब बेटा यहाँ से आप घुमाओगे और इसको फील्ड दिया है, तो बेटा इस फील्ड के फ्लक्स को कौन काटेगा, आर्मेचर के कंडक्टर। और आर्मेचर के कंडक्टर हमेशा क्या है बेटा, स्थिर है, इसलिए बेटा ये कहाँ होते हैं, स्टेटर पर होते हैं, ठीक? चलिए अब देखो, अब यहाँ से आप बाहर सॉलिड कंडक्टर से बेटा ईएमएफ को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? और जहां से प्राप्त करते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं सॉलिड कॉन्टैक्टर। सॉलिड यानी कि मजबूत कॉन्टैक्टर्स, है ना? ठीक, ये है बेटा आपका पूरा अल्टरनेटर, है ना? यहाँ से आपने घुमाया, बेटा फील्ड दी, फील्ड जैसे ही काटा तो बेटा इस पे ईएमएफ आया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, फील्ड पे कौन सी सप्लाई दी है, डीसी, तो बेटा एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि डीसी से बेटा हमेशा क्या बनती है, एवरेज वैल्यू बनती है, और एसी से क्या बनती है बेटा, आरएमएस वैल्यू बनती है, ध्यान रखना। तो बेटा आपने ये दी है तो इससे एवरेज वैल्यू निकलेगी, ठीक? अब चलो बेटा इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है? चलिए अब जैसा कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, सर आपको क्या ज्ञात है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या लिखो बेटा, जितना, इसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार जितना 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 फ्लक्स फ्लक्स की दर में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब डीटी होना, परिवर्तन होगा, उतना क्या उत्पन्न होगा बेटा, उतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल, यही तो उत्पन्न करना अपने को, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो कोई पूछे कि ये विद्युत वाहक बल कहाँ उत्पन्न होगा, तो बेटा कहाँ होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग में। तो ध्यान रखना, याद रहे यह विद्युत वाहक बल
कहाँ उत्पन्न होगा बेटा? आर्मेचर की वाइंडिंग्स में उत्पन्न होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग खुद कहाँ होती है? स्टेटर के स्लॉट पर वाइंडिंग में होता है। ठीक है? हाँ। अब ध्यान रखना, क्यों बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फैराडे के अनुसार एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? अतः माना चालक एक है, माना चालक कितने है बेटा? एक है, यानी कि कंडक्टर की संख्या बेटा कितनी है? एक है ना? तो एक चालक में उत्पन्न बेटा ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ का मान यानी कि विद्युत वाहक बल का मान बेटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई बाई dt। अच्छा सर, ये फॉर्मूला तो वो था ई बराबर एन डी फाई बाई dt, है ना? हाँ, एन डी फाई बाई dt। लेकिन बेटा आपको क्या बोला? चालकों की संख्या कितनी है? एक है, तो एन का मान क्या रख दिया मैंने? एक रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? ई बराबर डी फाई बाई dt। बोलो समझ में आया? हाँ, यहाँ डी फाई क्या है बेटा? कुल फ्लक्स परिवर्तन, कुल फ्लक्स परिवर्तन। अच्छा सर, ये dt क्या है? तो dt बेटा क्या है? परिवर्तन में लगा समय, जितने समय में वो काटा है ना, उस परिवर्तन में लगा समय। तो लिखना बेटा dt क्या है? परिवर्तन में, ये सब पूछा जा सकता है बेटा, में लगा समय। आपसे पूछेगा किसके परिवर्तन में, तो बोलना फ्लक्स परिवर्तन में। तो कुल फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय से मेरे को क्या मिलेगा? ईएमएफ। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब सवाल है सर, ये मेरा ई जो है वो मेरा आरएमएस मान होगा या एवरेज मान होगा? आप खुद बताओ बेटा। जब किसी के भी नीचे समय होता है भाई, कुल मान बटे कुल समय क्या देता है? एवरेज मान देता है कि नहीं देता है? देता है। तो लिखो बेटा, हमें ज्ञात है भाई, आपका औसत मान होता है ना बेटा, औसत मान वो क्या होता है? कुल मान बटे क्या? कुल संख्या। तो बेटा कुल संख्या कितनी है आपकी? dt, और बेटा dt। उसके अलावा एक और बेटा, आपने फील्ड किससे दी है? तो बेटा हमने फील्ड को क्या प्रदान किया बेटा? डीसी प्रदान की है। और फील्ड को डीसी देते हैं तो बेटा मान हमेशा कौन सा मिलता है? एवरेज मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आया, ये ई है, ई नहीं, ये क्या है? ई एवरेज। ठीक है, अतः अतः उत्पन्न औसत, औसत ही होगा क्योंकि कुल कुल का मान बटे में संख्या है ना। और कुल औसत विद्युत वाहक बल यानी कि बेटा आपका ई एवरेज, उस ई एवरेज का मान क्या होगा? ई एवरेज का मतलब औसत, तो ई औसत बेटा कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा यानी कि ई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी। अरे वेरी गुड। ठीक है, तो आपको कोई पूछेगा ये क्या है तो बता दोगे ना, एवरेज है, आरएमएस नहीं। ठीक, हाँ, बहुत सही। अब बेटा कुछ चीजें ध्यान रखना, यानी कि ये क्या है? फ्लक्स। अब एक पोल है तो बेटा एक फ्लक्स, दो है तो दो, उसी तरह एन पोल है तो एन फ्लक्स, है ना? हाँ, अब हम अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, जबकि बेटा क्या है? पी फ्लक्स कितना उत्पन्न होंगे? पी वेबर उत्पन्न करेंगे। देखो बेटा, यदि एक पोल कितना उत्पन्न करता है बेटा? एक वेबर यानी कि 5 फ्लक्स उत्पन्न करता है। 5 फ्लक्स, या ऐसे देखो बेटा, यदि एक पोल है ना बेटा 5 फ्लक्स उत्पन्न करता है, फ्लक्स उत्पन्न करे भाई, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो एन चॉकलेट कितने की होगी? एन 5 की, है ना? उसी प्रकार मेरे पोलों की संख्या अगर मान लो एक नहीं होकर पी हो, है ना? इस प्रकार पी पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कितना होगा? तो आप बोलना उत्पन्न फ्लक्स कितना हो जाएगा? उत्पन्न फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? P5 होता है ना? हाँ, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि मेरे पास जो D5 का मान है वो कितना हो गया? P5, है ना? यहाँ लिख दो, अतः अतः कोई जल्दबाजी नहीं है, D5 का मान कितना हो गया? P5। ठीक, ये लो भैया पहला कंप्लीट। ठीक, देखो D5। अब अपने पास क्या बचा बेटा? dt बचा, इसको निबेड़ो। ठीक है, आओ इसको देखते हैं बेटा। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं बेटा समय बराबर क्या होता है? एक बटे आवर्ती। होता है कि नहीं? होता है। होता है कि नहीं? समय बराबर एक बटा आवर्ती, है ना? अब देखना आराम से, मुझे बताओ समय क्या है बेटा? dt बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? dn। ये n भी क्या है बेटा? आवर्ती। जो गति होती है वो क्या होती है बेटा? आवर्ती ही होती है ना? तो यहाँ लिखो, गति भी क्या होती है बेटा? आवर्ती ही होती है। अब देखना बेटा आराम से, लेकिन यहाँ n क्या है? यहाँ n जो है ना बेटा वो क्या है? rpm में, यानी कि क्या होता है बेटा? ये n क्या है? रोटेशन प्रति मिनट में। लेकिन बेटा हमें क्या चाहिए? हमें सेकंड में चाहिए। अतः बेटा हम क्या कहेंगे? ये जो dn है ना, dn ये क्या है बेटा? m यानी कि मिनट में, और हमें क्या चाहिए बेटा? dns यानी कि सेकंड में। तो मैं क्या करता हूँ? इसे 60 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगी बेटा? इससे मेरी ns गति आ गई किसमें? सेकंड में। ठीक है, हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ dns, अगर मुझे सेकंड में निकालनी है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? dn किसमें बेटा? मिनट में, बटा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा सर 60। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डी मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एन बटे में 60। ठीक ठीक, तो देखो यहाँ से मैंने सिंपल सा इसकी जगह क्या रख दिया? यहाँ से डी टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 1 अपॉन डी एन सेकंड बटे में क्या होता है बेटा? 60। तो ये मिनट ही है, ये क्या है बेटा? मिनट में, और मिनट को क्या लिख सकते हैं? सेकंड बटे में 60, है ना? अब देखो बेटा ये चला जाएगा ऊपर, है ना? तो यहाँ से मेरे पास ये एन एम था और बेटा ये एन एस आया, यानी कि रोटेशन प्रति सेकंड, प्रति
सेकंड। ठीक, तो बस ns बटा 60, ये 60 चला जाएगा बेटा ऊपर, तो यहाँ से आप फाइनली कह सकते हैं अतः ये मेरा जो परिवर्तन में लगा समय है किसमें, सेकंड में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ns। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बस अब इसको और इसको वापस रख दो, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या थी, आपके पास था ई एवरेज का मान क्या था, डी फाई बाई डी टी। देखना बेटा आराम से, हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है ई क्या, एवरेज आरएमएस, एवरेज। ये क्या होता है बेटा, डी फाई बटे में डी टी, और बेटा डी फाई की जगह क्या लिखोगे आप, पी फाई। ये देखो डी फाई बराबर पी फाई, डी फाई बराबर पी फाई। ठीक, हाँ पी पोलो द्वारा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सर 60 बटे एन एस, और बेटा ये एन चला जाएगा ऊपर, इसको एन एस को सिंपल एन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एन लिख दिया। ठीक है, ठीक ठीक, इस 60 को एन लिख दिया, इसी को मैंने आगे चल के ये लिख दिया 60 बटे एन। ठीक, कैलकुलेशन में आसान हो, तो एन चला जाएगा बेटा ऊपर। अब मेरे पास ई एवरेज कितना है, ये मैं इक्वेशन आ रही है बेटा, यहाँ से ध्यान रखना, पी फाई एन बटे में 60, ये लो भैया, ये क्या है आपका औसत मान, ये क्या है आपका औसत मान, किसका, ईएमएफ का औसत मान। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, ये एन क्या है, ये गति है, और हमें गति का एक फॉर्मूला याद है, क्या याद है, इधर बेटा आपको, मुझे पता है जब आप कोई भी सप्लाई बनाते हो तो बेटा उसमें गति का फॉर्मूला एन, भाई एफ बराबर क्या लिखते हो, 120 एफ बटे पी लिखते हो कि नहीं लिखते, बिल्कुल सर लिखते हैं। ये क्या है, गति, हम जानते हैं, आप गति लिखोगे ना बेटा, कोई भी मशीन की सिंक्रोनस गति, उसका फॉर्मूला होता है 120 एफ बटे में पी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो बेटा क्या इस 120 एफ बटे पी को यहाँ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखो, तो जब बेटा इस मान को यहाँ लिखेंगे ना, एन के मान को, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, ई एवरेज बराबर ये क्या हो जाएगा, पी पाई 60 बटे में यहाँ क्या लिखोगे, 120 एफ बटे पी। आया, अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। ठीक है, तो इसको इससे काटो, ये कितनी बार आ गया, 2 बार, आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये पी से चला गया पी, बेटा क्या बचा, ढंग से देखो क्या बचा आपके पास, सिंपल सा बचा 2 फाई और एफ, 2 फाई और एफ, यही बचा। तो ई एवरेज का मान कितना हो गया, 2 फाई एफ, और ये क्या है बेटा, वोल्ट में है, और क्या है इसका औसत मान है। तो ध्यान रखना बेटा। अब सुनो, ये कब था, ये कब था, जब आपने क्या माना था, माना चालक की संख्या कितनी है, 1 है ना। अब मान लो चालकों की संख्या कितनी है, z। ठीक है, तो लिखो बेटा, ये क्या है, यहां से लिख सकता हूं अतः, अतः एक चालक में, एक चालक में औसत, औसत विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बेटा कितना आया आपका, औसत विद्युत वाहक बल, नाम याद रखना बेटा, ये क्या है, 2 फाई z, ओहो 2 फाई f वोल्ट है ना, वोल्ट है। तो अब मुझे बताओ, यदि चालकों की संख्या z है, भाई एक चॉकलेट का मान इतना है, तो z का मान क्या है, z से गुणा कर दो। अब यदि मशीन में चालकों की संख्या कितनी है बेटा, चालकों की संख्या कितनी है, z है, कितनी है, z है बेटा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको छुड़वाई जाती है। तो बेटा अब औसत ईएमएफ कितना हो जाएगा, अतः यहां से आपकी मशीन का एवरेज पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, तो यहां से ई एवरेज बराबर पहले कितना था, पहले था 2 फाई z, ये कितने का था, एक चालक का, 2 फाई और f, ये क्या था बेटा, एक चालक का। और अब क्या है, आपने z से गुणा करने पर क्या हो गया बेटा, z चालकों का ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया बेटा आपके पास, z चालकों का ईएमएफ आ गया। ठीक है, ये क्या है, z चालकों का विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, ऐसे ही ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई एवरेज आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे कितना होता है, 2 फाई एफ इंटू जेड वोल्ट। अभी भी क्या सर ईएमएफ इक्वेशन आ गई है, नहीं अभी तो एक पड़ाव आया है, अभी तो पूरी कायनात बाकी है। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब यहाँ से आपको पता है कि सारी ईएमएफ में जितनी भी दुनिया में मशीन है, ईएमएफ कहाँ से उत्पन्न होता है बेटा, एसी से उत्पन्न होता है। एसी में क्या आता है, आरएमएस मान है ना, तो आरएमएस मान कहाँ से निकालेंगे, आपके पास एवरेज पड़ा है और आपके पास पता है साइन में उत्पन्न होता है, तो कहाँ से निकालोगे, फॉर्म फैक्टर से, है ना। तो लिखो बेटा, हम जानते हैं दुनिया की सारी मशीनें हमेशा किससे बेटा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। आर्मेचर में सदैव क्या उत्पन्न करती है बेटा, सदैव क्या उत्पन्न करती है, एसी उत्पन्न करती है, एसी, एसी उत्पन्न करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तथा ज्या तरंग, ज्या तरंग सामान्यतः हम काम में लेते हैं, ज्या तरंग के लिए, ज्या तरंग यानी कि साइन वेव के लिए आपके फार्म फैक्टर कितना होता है, फार्म फैक्टर बेटा आप बताओगे, साइन फैक्टर के लिए कितना होता है, 1.11, याद रहना चाहिए। अब याद आया क्यों लिखा था बेटा, ये यहाँ काम आता है, 1.11 होता है। तो बस आपको क्या निकालना है, एसी के लिए हमेशा कौन सा मान काम में लोगे, आरएमएस। अतः एसी के लिए यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस का, विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान, विद्युत वाहक बल का क्या ज्ञात करते हैं बेटा, आरएमएस मान ज्ञात करते हैं, एमएस मान क्या करते हैं बेटा, ज्ञात करते हैं।
करते हैं। और बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही प्रभावी मान कहा जाता है। इसे ही प्रभावी मान कहते हैं। आओ अब याद करते हैं आराम से, ठीक है? चलो, आपको पता है फार्म फैक्टर बराबर क्या होता है? कैसे याद कराया था मैंने? पीछे है आर, तो ऊपर क्या होगा? आरएमएस, आरएमएस बट्टे में नीचे क्या हो जाएगा? नीचे नीचे में क्या हो जाएगा? आरएमएस बट्टे में औसत मान। क्या सर औसत मान है आपके पास? बिल्कुल है कि नहीं है? तो बेटा यहाँ से आपको पता है एक साइन के लिए यानी कि ज्यात रंग के लिए बेटा जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है? 1.11 होता है। हाँ, तो यहाँ से लिखो बेटा 1.11 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? वी नहीं बेटा ई आरएमएस यानी कि वर्ग माध्य मूल मान है ना बटा ई एवरेज, है कि नहीं? है। ये ऐसे काम आते हैं बेटा मान, ठीक है? इसलिए बेटा यहाँ पे ई आरएमएस का मान कितना हो जाएगा? 1.11, इसको भेजो उधर इनटू ई एवरेज, ठीक है? ई एवरेज, ठीक है? अब आप सब बताओ, अब ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछता है औसत मान कितना है? तो 25 f इनटू z, तो यहाँ से ई एवरेज का मान क्या होता है? 25 f इनटू z वोल्ट। तो बस ये क्वेश्चन पूछा था बेटा आपके यूपी पीसीएल में कि एवरेज कितना होता है? तो 25z, लेकिन आरएमएस क्या होगा? 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर। इसलिए बेटा चीजों को आराम से पढ़ा करो। 1.11 इनटू 25 f इनटू z वोल्ट। तो ये लो भैया आपका आरएमएस मान आपके सामने। आरएमएस बराबर देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2.22 f 5 z वोल्ट। अब बेटा ये z क्या है? ये z है कंडक्टर की संख्या। तो अब टर्न पूछेगा तो कैसे करोगे? अब आएगा कि, ठीक है? तो ये ध्यान रखो बेटा, कितना हो गया? 2.25 zf है ना? अब देखो बेटा ये किसके लिए है? ये फुल पिच के लिए। ये किसके लिए है? फुल पिच के लिए। और फुल पिच मैं आप पूरा बता चुका हूँ, फुल पिच के लिए। लेकिन अल्टरनेटर में हमेशा आप क्या करते हो बेटा? अल्टरनेटर में आप क्या करते हो? शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हो या डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना? तो लिखो बेटा इसके लिए वो फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो लिखो यदि पिच फैक्टर, क्योंकि अल्टरनेटर में हार्मोनिक समस्या को कम करने के लिए, हार्मोनिक समस्या को कम करने के लिए बेटा ये ध्यान रखना, कम करने के लिए तथा मशीन की वाइंडिंग को हल्का बनाने के साथ आर्मेचर की वेव फॉर्म के सुधार के लिए क्या किया जाता है? शॉर्ट पिच के साथ आर्मेचर की वेव फॉर्म, बेटा यूं क्यों याद होना चाहिए? वेव फॉर्म यानी कि तरंग रूप में सुधार के लिए। तो क्या काम हो गया बेटा? एक सस्ता बना दिया, हल्का बना दिया और वेव फॉर्म में सुधार कर ली। सुधार करने के लिए क्या की जाती है बेटा? के लिए क्या की जाती है? शॉर्ट पिच के लिए शॉर्ट पिच या क्या क्या में लेती जाती है? शॉर्ट पिच तथा डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग की जाती है बेटा, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है वाइंडिंग की जाती है, ठीक है? अब जब ये वाइंडिंग करोगे तो बेटा इसके फैक्टर भी काम में लोगे, है ना? तो अतः क्या लिखोगे? पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर को शामिल करने पर अतः पिच फैक्टर यानी कि केपी तथा डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर क्या होता है बेटा? जब अलग अलग स्लॉट में वाइंडिंग होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। केडी को शामिल करने पर। अब बताओ बेटा आपकी आरएमएस क्या हो जाएगी? तो आप प्यार से बोलेंगे सर अब हमारी ई आरएमएस का मान कितना हो गया? ये हो गया 2.22 f5 और f5z और क्या था? एक और था ना 5zf है ना? हाँ, इसके बाद और क्या हो जाएगा बेटा? और हो जाएगा केपी और केडी। क्या हो जाएगा? केपी और केडी। सर अब तो आ गया कि नहीं बेटा? अभी भी थोड़ा सा बाकी है। सर अब क्या बाकी है? 2 मिनट रुको। ये है बेटा केपी और केटी वोल्ट। अगर एग्जामिनर बेटा आपको पूछे कंडक्टर तो आंसर लगाना ये, लेकिन अगर वो टर्न पे पूछ ले तो बेटा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आई, ठीक है? अब बेटा एक चीज मेरे कहने से याद करना, एक वाइंडिंग बनती है ना, ये एक वाइंडिंग, ये क्या है बेटा? एक वाइंडिंग। जब इसको वाइंडिंग बनाएंगे तो टर्न करेंगे, ये क्या करोगे? टर्न करोगे, है ना? इसी वाइंडिंग को ऐसे लपेट दिया मैंने, ठीक है? हाँ, अब देखो एक वाइंडिंग में बेटा ये क्या बन रही है? एक टर्न बन रही है, एक टर्न। और इस एक टर्न में बेटा देखो कंडक्टर कितने हैं? 2, 1 और 2। एक वाइंडिंग में कितने कंडक्टर है? Z1 और Z2। बोलो समझ में आया क्या? एक वाइंडिंग, एक टर्न में कितने कंडक्टर है? 2। एक टर्न में कितने हैं? 2, ठीक? हाँ, तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हो सर? कि एक टर्न के अंदर कितने होते हैं बेटा? Z एक टर्न में कितने होते हैं बेटा? 2Z कंडक्टर होते हैं, यानी 2 कंडक्टर होते हैं कि नहीं? होते हैं। और आपके पास ईएमएफ इक्वेशन क्या है? ये देखो आराम से, आपके पास फाइनल ईएमएफ इक्वेशन क्या है? कि ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? 2.22 f5 z। ये क्या है? kp kd वोल्ट। ये तो किस लिए बेटा? चालकों के लिए, है ना? कंडक्टर्स के लिए। लेकिन अगर आपको टर्न पूछेगा, अगर आपको टर्न पूछे तो अगर ये कब पूछेगा बेटा? ये आपको कब पूछेगा? जब आप बोलोगे प्रति कंडक्टर कितना है, तो ये बताना है ना? ये मान किसके लिए बताओगे बेटा? कंडक्टर्स के लिए।
लेकिन आपको अगर बेटा टर्न पे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रति टर्न कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? ERMS। भाई एक टर्न में कितने होते हैं? 2 कंडक्टर होते हैं, एक टर्न में 2 कंडक्टर, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको सिंपली T बराबर क्या लिखना पड़ेगा? 2Z लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो बस यहाँ पर लिखो 2.22 इंटू में 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास T, ठीक? इंटू क्या हो जाएगा? F phi और KP KD। तो बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि ERMS बराबर फाइनली अगर आपको टर्न पे पूछेगा ना तो वैल्यू हो जाएगी 4.44 F phi, फिर टर्न आ जाएगा और ये टर्न कौन सा बेटा? पर फेज है, KP और KD, ये लो भैया आपका वोल्ट। तो इतना आसान नहीं है, चीजों को बहुत बारीक से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? हाँ, और बेटा इसी प्रकार अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न EMF को ज्ञात कर लिया जाता है। मजा आया? हाँ, तो बेटा इसी प्रकार किसी भी अल्टरनेटर में सभी मान रखकर जैसे कि KP हुआ, जैसे कि KD हुआ, जैसे कि टर्न हुआ, जैसे कि कंडक्टर हुआ, तो बेटा कुल EMF का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार किसी भी अल्टरनेटर में सभी मान रखकर क्या बेटा? औसत या RMS विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। औसत या RMS विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको मैं बहुत अच्छे से हर चीज को बनाने में कामयाब रहा हूँ, ठीक है? चलिए समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना? हर चीज समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा अपन बात करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग के बारे में कि अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है। मुझे बताओ, जब भी आप उत्पादन करते हो तो उस पर आपको पता होता है क्या कि उस पर कौन सा लोड कनेक्ट है? नहीं। तो बेटा जहां पे भी आपको लोड का पता नहीं हो वहां रेटिंग क्या लगा दो, KVA, ठीक? बहुत बढ़िया। तो अब अगला पॉइंट क्या है? अल्टरनेटर की रेटिंग। अगला पॉइंट क्या है आपका? अल्टरनेटर की रेटिंग। अल्टरनेटर की रेटिंग, आ जाओ मैदान में आओ, है ना? अब देखो बेटा, जैसा कि हमें पता है कि AC मशीनों में पावर फैक्टर का अस्तित्व होता है कि नहीं होता? AC मशीनों में पावर फैक्टर का अस्तित्व होता है और अल्टरनेटर खुद क्या है? AC मशीन है ना? तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है अल्टरनेटर खुद क्या है बेटा? एक AC मशीन है। अल्टरनेटर क्या है? एक कैसी मशीन है बेटा? AC मशीन है। तथा इस AC मशीन का क्या होता है बेटा? पावर फैक्टर अस्तित्व होता है। DC में पावर फैक्टर नहीं होता, ध्यान रखना। तथा इसमें भी क्या होता है बेटा? पावर फैक्टर का अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है। सर इससे क्या हुआ? अभी बताते हैं क्या हुआ। अगर बेटा पावर फैक्टर है तो मुझे बताओ इसकी कुल शक्ति किस पर निर्भर करेगी? तो बेटा इसकी कुल शक्ति डिपेंड करेगी लोड करंट पर। तो लिखना अतः इसकी कुल शक्ति किस पर निर्भर करती है बेटा? कुल शक्ति लोड पर निर्भर करती है। लोड धारा पर निर्भर करती है कि नहीं? करती है, निर्भर करती है। अब देखो बेटा, अगर DC जनरेटर होता तो मैं सिंपल सा किलोवाट में बना देता, है ना? लेकिन बेटा ये है, अब लोड कौन सा भी हो सकता है, वो चाहे इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो बेटा, इसलिए इसकी रेटिंग किसमें देते हैं? KVA में। तो अगर कोई पूछे तो बता देना। तो अतः बेटा अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होती है? KVA या MVA में होती है। अतः लोड अनिश्चितता के कारण यानी कि अनिश्चितता का मतलब अपने को पता नहीं है, अनिश्चितता के कारण इसकी रेटिंग किसमें दी जाती है बेटा? KVA तथा KVA या MVA में दी जाती है। और ये क्या होती है बेटा? एपरेंट होती है। और KVA को क्या बोला जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर, है ना? हाँ। और बेटा एक क्या है आपका? MVA, उसको क्या बोला जाता है? मेगा वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है? ओके, चलिए बहुत सही। अब बेटा अगला जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वोल्टता रेगुलेशन का। वो है आपका वोल्टता रेगुलेशन का, ठीक है? पढ़े कि अगले लेक्चर में? चलिए तो हम अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।